हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे ट्वेल्थ का केमिस्ट्री, देख रहे हैं चैप्टर नंबर 13 अमाइंस, उसका आज लेक्चर नंबर 6। आज के लेक्चर में हमें देखना है बेसिसिटी ऑफ अमाइन। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख चुके हैं। आज के लेक्चर में हम बेसिसिटी देखेंगे, ये भी एक बड़ा टॉपिक है। उसके बाद हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, लेक्चर नंबर 6, चैप्टर नंबर 13 अमाइंस विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेसिसिटी ऑफ अमाइन। तो जो बेसिक नेचर है अमाइन का, उसे एक्सप्लेन करने पे हमेशा क्वेश्चन आता है। जैसे कि आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस विथ सुटेबल एग्जाम्पल। या कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी होता है, कमेंट ऑन द नेचर ऑफ अमाइनो एसिड बेस्ड ऑन लेविस थ्योरी एंड लॉरी बॉन्स्टेड थ्योरी। तो इन दोनों के बेसिस पे हमें क्या करना है, यहाँ पे अमाइन का जो बेसिक नेचर है उसे क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो चलो हम देखते हैं वन बाय वन। द बेसिक नेचर ऑफ अमाइन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन एटम। जो नाइट्रोजन एटम है, चाहे प्राइमरी ले लो, सेकेंडरी ले लो या टर्शरी ले लो। तो यहाँ पे मैं तीनों भी ड्रॉ कर रही हूँ, देखो। तो सपोज हमारे पास है प्राइमरी अमाइन जिसके पास NH2 होगा, इस पर भी लोन पेयर होती है। दूसरा हमारे पास सेकेंडरी अमाइन है जिसके पास 2 ग्रुप होंगे और एक हाइड्रोजन होगा, उस पर भी लोन पेयर है। या चाहे हमारे पास टर्शरी अमाइंस हो जिसके पास 3 क्या होंगे, सब्स्टिट्यूएंट होंगे, उसके पास भी लोन पेयर है। तो ये जो बेसिक नेचर है अमाइंस का क्यों है, बिकॉज ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द नाइट्रोजन एटम। ये आप लोगों को याद रखना है। The basic nature of amines because due to the lone pair of electron present on the amines, चाहे वो प्राइमरी हो, वो सेकेंडरी हो या फिर वो टर्शरी हो, तीनों में से किसी पे भी ऊपर जो है बेसिक नेचर है वो इस लोन पेयर की वजह से जो नाइट्रोजन कैरी करता है अपने साथ। ओके, तो चलो हम इन दोनों पॉइंट को अच्छे से देख लेते हैं। पहले हमें देखना है लेविस थ्योरी, उसके बाद हम देखेंगे लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। तो पहले हम देखते हैं लेविस थ्योरी के हिसाब से कि ये जो है अमाइन उसे बेस क्यों कहा गया है। सो अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी अमाइंस आर बेसिस बिकॉज, यहाँ पे रीज़न भी दिया है क्यों। वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं लोन पेयर। उनके पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के ऊपर ऐसे जो होती है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज के साथ क्या कर सकते हैं, वो शेयर कर सकते हैं। इसीलिए लेविस थ्योरी के हिसाब से ये क्या हो गए, बेस हो गए। अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी क्या था, जो इलेक्ट्रॉन शेयर करते, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते, उनको क्या कहा जाता था, बेस कहा जाता था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो क्या कर रहा है, वो किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज के साथ क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है। इसीलिए लेविस थ्योरी के हिसाब से इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे बेस कहेंगे। ओके, तो देखो एक एग्जाम्पल है यहाँ पे ट्राईमिथिल अमाइन, ये एक टर्शरी अमाइन है। ये क्या कर रहा है, इसमें से जो नाइट्रोजन है इसके पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्यों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, देखो इसके पास कितने हैं, 3 क्या है, बॉन्ड है। ओके, मतलब कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किए उसने, 1 2 3 4 5 6। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और 2 की ज़रूरत है। तो यहाँ के ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसे मिल जाएंगे तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये क्या होगा, स्टेबल होगा। तो ये क्या कर रहा है, नाइट्रोजन अपने पास की जो लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज है BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, उसे क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो यहाँ पे 1 2 3 और 4 बॉन्ड बन गए, इसलिए इस पर क्या आया, प्लस साइन आया। और यहाँ पे ये चार्ज नहीं था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिए, इसलिए इस पर कौन सा साइन आया, माइनस साइन आया। बिकॉज ऑफ दिस टेंडेंसी ऑफ द अमाइंस, उसे क्या कहा जाएगा, बेस कहा जाएगा। सेकंड हमें देखना है लॉरी ब्रोंस्टेड थ्योरी। तो जो बेसिक नेचर है अमाइन का, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस एग्जांपल से हमें अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दिस इक्विलिब्रियम, यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, द रिएक्शन इज फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। आगे प्रोडक्ट में भी फॉर्म हो रही है, प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो रहा है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन है ये। इन द इक्विलिब्रियम ऑफ अमाइंस H+ एक्सेप्ट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, H+ यहाँ से एक्सेप्ट कर रहा है। H2O मतलब कैसे होगा, यहाँ पे H2O ऐसे होगा, HOH, राइट। इसमें से यहाँ पे ये ब्रेक होकर ये हाइड्रोजन कहा जा रहा है यहाँ पे।
तो ये जो नाइट्रोजन है ये क्या कर रहा है, H+ आयन को एक्सेप्ट कर रहा है, और जो H+ आयन को एक्सेप्ट करता है उसे क्या कहा जाता है, लॉरी ब्रोंस्टेड बेस कहा जाता है। याद होगा आप लोगों को, हमने देखा था आयोनिक इक्विलिब्रियम में। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो होगा क्या होगा, H+ आयन क्या कर रहा है, ये नाइट्रोजन गेन कर रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रोंस्टेड के डेफिनेशन के हिसाब से ये क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। फॉर स्ट्रॉन्गर बेस द इक्विलिब्रियम शिफ्ट टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड। तो ये इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्गर बेस के लिए राइट हैंड साइड में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होना चाहिए। फॉर स्ट्रॉन्गर बेस द KBA वैल्यू ऑफ इज लार्जर दैन द PKB वैल्यू। तो KB वैल्यू क्या होनी चाहिए, PKB वैल्यू से क्या होनी चाहिए, यहाँ पे लार्जर होनी चाहिए, या फिर PKB वैल्यू क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। एक तो KB की वैल्यू ज़्यादा होगी, या फिर KB मतलब द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बेस, एंड PKB इज़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो उसका आएगा एक्सप्रेशन वो। तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। तो आपके बुक में एक चार्ट दिया है इन वैल्यू के लिए, तो आप लोग वो चार्ट देख सकते हो ऑन पेज नंबर 288। तो वहाँ पे वैल्यू ऑफ सब अमाइनो एसिड इन एक्वियस मीडियम, तो वहाँ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और कुछ अरिल अमाइन के भी क्या दिए है, PKB वैल्यू दिए है, और उस वैल्यू के हिसाब से क्या होगा, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, डिसाइड होगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये H+ आयन को क्या करता है, गेन कर रहा है, इसलिए ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के हिसाब से अमाइन क्या हो गया, बेस हो गया। अगर आपके पास बुक है अभी, तो अभी क्या कर सकते हो, आप ओपन करके देख सकते हो, पेज नंबर 288 ये बुक का ही है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, अमाइन दिया है, स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया है, एंड PKB वैल्यू दिया है। इतना सब लिखना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पे ही दिखा रही हूँ। तो देखो प्राइमरी जो होंगे अल्केन अमाइंस, यहाँ पे मिथामाइन हुआ, इथेन अमाइन होगा, प्रोपेन 2 अमाइन होगा, फिनिल मिथिल अमाइन होगा, सबके स्ट्रक्चर है, उनके PKB वैल्यू यहाँ पे दिए। कभी कभी एग्जाम में ये चार्ट देते हैं और उसके हिसाब उस पर हमें क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो देखो यहाँ पे सेकेंडरी अमाइंस है, उसके बाद टर्शरी, उसके बाद अमोनिया है जो NH3, उसका भी PKB वैल्यू दिया है। ये भी क्या होता है, बेसिक होता है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है। और यहाँ पे नीचे अगर देखोगे तो यहाँ पे अरिल अमाइंस दिए, मतलब साइक्लिक जो होंगे, एरोमेटिक भी कह सकते हो, उनके भी यहाँ पे PKB वैल्यू दिए। तो PKB वैल्यू जितनी कम होगी, जितनी स्मॉल होगी, उतनी क्या होगी, बेस की स्ट्रेंथ क्या होगी, हाइयर होगी। ये आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। ये जो चार्ट है मैं आपके इसमें वीडियो में लास्ट में ऐड कर दूंगी, आपकी टेक्स्ट बुक में भी है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप वीडियो में देख सकते हो। तो चलो अभी इस पर थोड़े क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पेज नंबर 288 पे, यूज योर ब्रेन पावर रेफरिंग KBA वैल्यू का जो अभी मैंने चार्ट दिखाया वो चार्ट देखना है और आंसर देना है फॉलोइंग कि कौन सा होगा स्ट्रॉन्गर बेस। पेयर्स ये, और पेयर में स्ट्रॉन्गर बेस कौन से होंगे ये आपको बताना है। तो देखो आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप टेक्स्ट बुक में तुरंत देख सकते हो, जैसे वीडियो चालू है तो आप क्या करो, आप जब वीडियो देख रहे होंगे तो आपका टेक्स्ट बुक, नोटबुक सब आपके साथ होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखो टेक्स्ट बुक में देखो, अभी ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 288। हमें इन दोनों को कंपेयर करना है अकॉर्डिंग टू दैट चार्ट। तो CH3NH2 है अभी, यहाँ पे देखो CH NH2, यहाँ वहाँ पे दी PKB वैल्यू देखो कितनी है, 3.38 है इसकी। और ये इसकी जो है इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा N मिथिल मिथेन अमाइन। तो ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी, वो तो समझ में आया होगा आप लोगों का। इसकी ये 3.27। ओके, तो चलो अभी दोनों को कंपेयर करना है। तो क्या होगा, स्मॉलर द PKB स्ट्रॉन्गर इज़ द बेस। तो जो होगी वैल्यू KB की वैल्यू, जो जिसकी स्मॉल होगी वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर बेस होगा। तो इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा होगा, इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर बेस होगा सेकेंडरी, ये स्ट्रॉन्गर बेस होगा। और एक क्योंकि इसकी वैल्यू ये देखो वैल्यू कम है, जिसकी वैल्यू कम होगी वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर बेस होगा। यहाँ पे इसकी PKB वैल्यू ये भी PKB वैल्यू है, ये 3.38 है, ये 3.27 है। तो ये क्या बन गया, स्ट्रॉन्गर बेस बन गया इन दोनों में से। ओके, सेकंड जो पेयर है वो देखो क्या है, सेकंड पेयर यहाँ पे मैं दूसरे कलर से लिख रही हूँ। अमोनिया दिया है उन्होंने, और दूसरा दिया है यहाँ पे CH3 ट्वाइस CHNH2।
तो यहाँ पे अमोनिया की पीकेबी वैल्यू दी हुई है। अमोनिया की है 4.75। मैं चार्ट से ही देख रही हूँ, आप लोग भी चार्ट में देखो टेक्स्ट बुक में। और यहाँ पे देखो ये जो दिया है इसका नाम क्या है, अभी CH2CHNH2, ये प्राइमरी है, इसे हम क्या कहेंगे, प्रोपेन 2 अमाइन। इसकी कितनी दी है, 3.40। तो देखो दोनों में किसकी पीके वैल्यू लोअर है, इसकी पीके वैल्यू लोअर है, तो ये क्या बन जाएगा, इट इज़ द स्ट्रॉन्गर बेस देन द NH3। मतलब अमोनिया से स्ट्रॉन्गर बेस कौन होगा, ये होगा। आ रहा है समझ में। थर्ड जो है, थर्ड यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, 3 दिए उन्होंने। थर्ड है C2H5 ट्वाइस NH, ये दिया है। और दूसरा है C2H5, यहाँ पे दिया है थ्राइस N। तो ये सेकेंडरी, ये टर्शरी है। तो दोनों की वैल्यू चार्ट में दी है। तो देखो चार्ट को देखो अच्छे से। C2H5N की है यहाँ पे 3.25 और इसकी है 3.00। तो जो चार्ट है आपके पास उसको ओपन करो और देखो। अभी इन दोनों को कंपेयर करो, कौन सी वैल्यू कम दिख रही है। तो ये वैल्यू कम है, तो कौन होगा, दिस वन इज़ द स्ट्रॉन्गर एसिड देन दिस। तो जो सेकेंडरी होगा वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा एज कंपेयर टू द टर्शरी अमाइन। तो ऐसे हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन के आंसर लिखने होते। अभी और एक क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में ही है, पेज नंबर 289 का है। कैन यू रिकॉल है, आपको पीके वैल्यू देखना है और क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ती हूँ मैं। आर द पीकेबी वैल्यू ऑफ एनिलीन, N-methyl aniline and N dimethyl aniline larger or smaller than those of NH3 and CH3NH2। तो आपको कंपेयर करने कौन कौन दिया है देखो। तो सबसे पहले दिया है यहाँ पे एनिलीन, तो एनिलीन हो गया। उसके बाद सेकंड दिया है उन्होंने N-methyl aniline, N-methyl aniline। उसके बाद दिया है N डाइमिथिल एनिलीन। और पूछा गया है इनके जो वैल्यू है लार्ज है या स्मॉल है, किससे, NH3 से एंड CH3NH2 से। इनसे लार्ज है या स्मॉल है ये बताना है आपको। ओके, तो अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है, आप लोग खुद से क्या कर सकते हो, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। तो एनिलीन क्या होगा, यहाँ पे देखो एनिलीन की वैल्यू चार्ट में दी है 9.38। ओके, उसके बाद है इसकी है 9.30, चार्ट में देख रही हूँ मैं, आप लोग भी चार्ट में देखो। इसकी 8.92, ये वैल्यू लर्न नहीं हो सकते। उसके बाद इसकी है 4.75 और इसकी है 3.38। तो बताओ मुझे इनके वैल्यू लार्जर है या स्मॉलर है इन दोनों से। तो इन तीनों के वैल्यू क्या है, लार्जर है। अगर इन सब को हम कंपेयर करने लगेंगे तो सबसे अच्छा बेस कौन होगा, यहाँ पे CH3NH2। सेकंड पोजीशन पे कौन होगा, NH3। थर्ड पोजीशन पे कौन होगा, ये होगा NN डाइथिल अमाइन, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ। उसके बाद इन दोनों में से कौन होगा, ये होगा N-methyl aniline। और सबसे लास्ट में कौन आएगा, एनिलीन आएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। जिसकी वैल्यू सबसे कम वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर बेस होगा। ओके, उसी में सेकंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द टू एनिलीन और CH3NH2 इज स्ट्रॉन्गर बेस। एनिलीन और इसे, इन दोनों को कंपेयर करना है, तो इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा है। तो देखो यहाँ पे ये कौन, ये क्या है, ये स्ट्रॉन्गर बेस है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आएगा ये। मैंने तो सारे कंपेयर कर दिए, उन्होंने इसे और इसे कंपेयर करने के लिए बोला है। तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्गर बेस होगा एज कंपेयर टू एनिलीन, क्योंकि इसकी वैल्यू 3.38, इसकी 9.38 है, 6 से ज़्यादा है इसकी वैल्यू। वैल्यू ज़्यादा, बेसिसिटी कम, वैल्यू कम, बेसिसिटी ज़्यादा। तो चलो अभी देखते हैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफैटिक अमाइन। एलिफैटिक मतलब जो स्ट्रेट चेन होंगे। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड अमाइंस की ऑर्डर जो है अभी यहाँ पे देखो। पहले हमने पीकेबी वैल्यू की ऑर्डर लिखी, तो जो अमोनिया की पीकेबी वैल्यू है वो तो फिक्स है 4.75।
4.75। प्राइमरी की जो होती है वो होती है 3.38 से लेकर 4.7 तक। सेकेंडरी की जो होती है वो होती है 3.27 से लेकर 3 तक। ओके, और टर्शरी की होती है 4.22 और 3.25। तो अगर हम कॉमनली लिखें तो इनका जो ऑर्डर होगा वो ऐसे होगा, मतलब सबसे ज़्यादा पीके वैल्यू होगी अमोनिया की, उससे थोड़ी कम किसकी होगी, यहाँ पे प्राइमरी की, ये प्राइमरी है, उससे थोड़ी कम किसकी होगी, सेकेंडरी की होगी, और सेकेंडरी से ज़्यादा किसकी होगी, टर्शरी की होगी वैल्यू। ओके, तो इनका जो ऑर्डर होगा ये इसके एग्जैक्ट अपोजिट आएगा। तो ऑर्डर देखो कैसे हो गया, ये क्या हो गया, सबसे लेस बेसिक हो गया, उससे थोड़ा ज़्यादा बेसिक कौन है यहाँ पे, प्राइमरी, उससे ज़्यादा बेसिक कौन है यहाँ पे, सेकेंडरी, और उससे कम बेसिक कौन है, टर्शरी। मतलब ये सबसे ज़्यादा क्या हो गया, बेसिक हो गया। तो ये ऑर्डर आप लोगों को क्या करनी है, याद रखनी है। ओके, द बेसिक, एक क्वेश्चन है, द बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन द पोजिशन ऑफ द इक्विलिब्रियम बिटवीन अमाइंस एंड द करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस एसिड, कंजुगेट एसिड जस्टिफाई। ग्रेटर द स्टेबिलाईजेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, जितना एसिड का जो होगा कॉन्जुगेट एसिड, जितना उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जितना वो स्टेबल होगा, उतना क्या होगा, बेसिक नेचर क्या होगा, हाइयर होगा। ये भी हमें देखना है। अभी ये तो आप लोगों को समझ में आया होगा, तो चलो अभी देखते हैं कि वो क्या होता है, वो क्या है। ओके, तो यहाँ पे सेकेंडरी अमाइंस आर द स्ट्रॉन्गर बेस, ये आपको याद रखना है, सेकेंडरी अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेस। ओके, तो देखो अभी हमें कुछ कैन यू रिकॉल करके क्वेश्चन है, उसके बाद उससे पहले हमें देखना है कि उसी में, मतलब इसी में वो क्वेश्चन है। तो इसमें पहला पॉइंट है कि जो बेसिक स्ट्रेंथ है उस पे इन्फ्लुएंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो ग्रुप होता है, इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई, तो उसका क्या इफेक्ट होगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट मीन्ड बाय प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट किसे कहा जाता है, तो वो पहले समझ लो, ऑलरेडी 11th में हो चुका है। कभी कभी क्या हो सकता है, आपके पास एटम्स हो सकते हैं या फिर ग्रुप्स हो सकते हैं। कुछ के पास एटम्स होते हैं, किसी के पास ग्रुप्स होते हैं। एटम्स और ग्रुप्स विच हैव ग्रेटर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, विच हैव, एग्जाम्पल भी दूंगी मैं, ग्रेटर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर, खुद से इलेक्ट्रॉन्स बाहर फेंकने की जो कैपेसिटी होती है, उसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर। उसे हम क्या कहेंगे, प्लस आई इफेक्ट। ओके, तो अभी प्लस आई इफेक्ट में मैं आप लोगों को कुछ एक्सप्लेन करती हूँ। उन्होंने जो एग्जांपल दिया है वही देखते। ये क्वेश्चन है, कैन यू रिकॉल, पेज नंबर 288, व्हाट इज मीन्ड बाय प्लस आई इफेक्ट। तो ये प्लस आई इफेक्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिस इज बेटर स्टेबिलाइज बाय द प्लस आई इफेक्ट। तो पहला स्पेसिस दिया है उन्हें CH3 CH2 प्लस, और दूसरा उन्होंने दिया है CH3 CH3 प्लस। अभी यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट को अच्छे से समझ लो। बहुत बार जब से ऑर्गेनिक स्टार्ट हुआ है मैंने रेजोनेंस इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट जब आए तब आप लोगों को एक्सप्लेन किए। तो देखो अभी यहाँ पे ये प्लस साइन कब आया है, जब कार्बन ने क्या किया था, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग थी। कार्बन की 3 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे अभी दो ही दिख रहे। ओके, और इस साइड में CH3 ग्रुप था। ये स्पेसिस बनने से पहले ये ऐसे था। ओके, समझ लो अच्छे से। क्या हुआ, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है इसे इसके साथ बॉन्डिंग नहीं रखनी थी, तो ये जो हाइड्रोजन है ये चला गया, जाते जाते दोनों भी क्या कर गया, इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेकर गया। मतलब जो उसने खुद शेयरिंग में डाला था वो इलेक्ट्रॉन, और कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो कार्बन ने शेयरिंग में डाला था, दोनों इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन लेकर चला गया। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है तो कौन सा साइन आता है, प्लस। मतलब ये जो कार्बन पे प्लस साइन है वो इंडिकेट क्या कर रहा है, इट इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज, इससे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। उसका खुद बेचारे का इलेक्ट्रॉन कौन लेकर चला गया है, हाइड्रोजन लेकर चला गया है।
तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, यहाँ पे भी वही सिचुएशन है। तो जब भी प्लस चार्ज आता है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस होती है, जब भी माइनस साइन आता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस होती है, ये याद रखो। अभी क्या हुआ है, इसे इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है स्टेबल होने के लिए, और ये जो इसके साइड में जो ये जॉइंट है मिथिल ग्रुप, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। मतलब ये क्या है, यहाँ पे मैंने जो लिखा इसकी पावर क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की ग्रेट पावर है। ये जो ग्रुप है यहाँ पे CH3 ग्रुप, तो ये ग्रुप क्या करेगा, इसे पार्शियली इलेक्ट्रॉन्स देगा ताकि इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाए, स्टेबलाइज हो जाए। इसे कहा जाता है प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट भी कहते हैं इसे, प्लस आई इफेक्ट, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट भी कहते हैं। ओके, तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा स्टेबल हो रहा है उसका चार्ज थोड़ी देर के लिए। अगर इसे ऑब्जर्व करें तो इस पर भी प्लस साइन आया है, मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन क्या है, डेफिशिएंट स्पेसिस है। तो इसे ये CH3 ग्रुप इस साइड से और ये CH3 ग्रुप इस साइड से, दोनों साइड से इसे इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं ताकि उसका प्लस साइन क्या हो सके, स्टेबल हो जाए। तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट इस साइड से भी होगा और प्लस आई इफेक्ट इस साइड से भी होगा। तो इन दोनों आयन में से कौन सा आयन ज़्यादा स्टेबल होगा, दिस आयन इज मोर स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे दो क्या है, जो है प्लस आई इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले ग्रुप प्रेजेंट है, जो क्या कर रहे हैं, कार्बन के प्लस साइन को क्या कर रहे हैं, स्टेबलाइज कर रहे हैं। इसके पास भी है लेकिन इसके कंपैरिजन में आधे ही है, इसके पास डबल है, ये एक हो गया और ए एक हो गया, इसके पास एक ही है। तो इसके पास प्लस आई इफेक्ट है लेकिन एक ही ग्रुप है ऐसा जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो ये भी स्टेबल होगा लेकिन इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम स्टेबल होगा। तो यहाँ पे अच्छे से समझ लो। ये जो है आइसोप्रोपिल क्या है, कैटायन है, इसे सेकेंडरी भी कह सकते हैं हम। ये सेकेंडरी है आयन, ये प्राइमरी आयन है। तो जो सेकेंडरी आयन है ये क्या होगा, मोर स्टेबल होगा ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इसे हाइपर कॉन्जुगेशन भी कहा जाता है और या प्लस आई इफेक्ट कह सकते हो। तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसके साइड में दो ग्रुप है, और ये कम स्टेबल होगा क्योंकि इसके साइड कितने ग्रुप है, एक ही ग्रुप है। तो इसे हम क्या कहेंगे, प्लस आई इफेक्ट। अभी प्लस आई इफेक्ट आपको अच्छे से समझ में आए हो गए। अभी हमें देखना है कि इसका हमें जो अमाइंस देख रहे हैं उस पर क्या इफेक्ट होगा, मतलब इन्फ्लुएंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट ऑन अमाइन। ये तो हमने कॉमन देख लिया, अभी हमें अमाइन के लिए देखना है। तो चलो प्लस आई इफेक्ट को हम अमाइन के लिए देखते हैं अभी। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 4 लिखे। पहला मैंने लिखा अमोनिया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइन। तो ये है अमोनिया NH3, ये प्राइमरी अमाइन, ये सेकेंडरी अमाइन और ये टर्शरी अमाइन, इनको कंपेयर करना है हमें। ओके, तो इन पे प्लस साइन कब आएगा, जब मैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन ज्वाइन कर दूँगी तो इस पे प्लस साइन होगा। यहाँ पे जब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है किसी और के साथ तो इस पे प्लस साइन आता है। तो मैं सबको हाइड्रोजन ही ज्वाइन कर रही हूँ तो इन पे प्लस साइन आया। तो ये आयन क्या हो गए, अभी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए। उनके पास जो लोन पेयर थी उन्होंने दूसरों को दे दी, हाइड्रोजन को दे दी। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके प्लस साइन को स्टेबलाइज करने के लिए एक भी यहाँ पे क्या है, प्लस आई इफेक्ट नहीं है। इसे मैं ऐसे आयन लिखूँगी, हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है इसे, सॉरी अमोनियम आयन कहा जाता है इसे, NH4+। इसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ RNH3+, ये होगा R2NH2+, ये होगा R3NH+। ओके, तो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट अमोनिया है उसके पास एक भी ऐसा एक ग्रुप नहीं है जो इसको क्या करे, स्टेबलाइज करे बाय द प्लस आई इफेक्ट। इसके पास कितना है, एक ही ग्रुप है। देखो ये R वाला मिथिल ग्रुप क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट देता है, उसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफ़र करता है। यहाँ पे देखो इस साइड से एक ग्रुप है और इस साइड से एक ग्रुप है। इसके पास कितने ग्रुप है, 2 ग्रुप है। और इससे देखोगे तो इसके पास कितने ग्रुप है, देखो 1, ये 2 और ये 3। मतलब इसके बेचारे के आयन को कोई भी स्टेबलाइज नहीं कर रहा है, जैसा है वैसे ही रहेगा।
इसके प्राइमरी के इसको एक अल्किल ग्रुप क्या कर रहा है, स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। सेकेंडरी में 2 अल्किल ग्रुप नाइट्रोजन के प्लस आयन को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पे टर्शरी में 3 ग्रुप क्या कर रहे हैं, उसके पॉजिटिव आयन को क्या है, स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं जो बता रही हूँ अच्छे से सुनो। द प्लस आई इफेक्ट ऑन स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ये तो इनके कॉन्जुगेट बेस है एक्चुअल, ये अमोनिया का, ये प्राइमरी अमाइन का, ये सेकेंडरी अमाइन का, ये टर्शरी अमाइन का कॉन्जुगेट बेस है। तो कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करने के लिए तो अमोनिया के पास क्या है, ये सारे एलिफेटिक हैं, अमोनिया के पास तो कोई भी नहीं है। उसके बाद जो सेकंड है उसके पास एक ग्रुप है, थर्ड के पास 2 ग्रुप है, उसके आगे के वाले के पास क्या होंगे, 3 ग्रुप होंगे। ओके, तो अल्किल ग्रुप एक्सर्ट द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट, जिसे प्लस आई इफेक्ट कहा जाता है। तो मैं यहाँ पे प्लस आई लिख देती हूँ, ये प्लस आई, यहाँ पे 2 प्लस आई, यहाँ पे 3 प्लस आई। ओके, तो ये प्लस आई देने वाले ग्रुप है, कौन से ग्रुप, अल्किल ग्रुप, आर जो लिखते हैं हम उससे। तो यहाँ पे 3 ये ग्रुप क्या करेंगे, इनको प्लस आई इफेक्ट देंगे। अमोनिया का हम देखेंगे तो उसके पास एक भी उसके कॉन्जुगेट बेस के पास एक भी अल्किल ग्रुप नहीं है। वही टर्शरी अमाइन के पास कितने ग्रुप है, 3 ग्रुप है। तो जो अल्किल ग्रुप जिसके पास ज़्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी क्या होंगी, हायर होंगी। तो अगर मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर ड्रॉ करने जाऊंगी तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा टर्शरी, उससे थोड़ा कम स्टेबल होगा सेकेंडरी, उससे थोड़ा कम स्टेबल होगा प्राइमरी, और सबसे अनस्टेबल होगा यहाँ पे अमोनियम आयन, क्योंकि उसे स्टेबलाइज करने के लिए प्लस आई इफेक्ट के लिए कोई भी प्रेजेंट नहीं है। अगर इसे हम बेसिक स्ट्रेंथ में लिखा जाए तो स्टेबिलिटी और बेसिक स्ट्रेंथ सेम ही होती है। तो हम बेसिक स्ट्रेंथ के इसमें अगर हम इसे लिखेंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ कैसे आएगी, देखो अमोनिया जो होगा NH3 वो सबसे लेस बेसिक होगा। उसके बाद कौन होगा, RNH2 क्या होगा, बेसिक होगा। उसके बाद बेसिक कौन होगा, R2NH बेसिक होगा सेकेंडरी, और सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, R3NH अकॉर्डिंग टू प्लस आई इफेक्ट। जितने ज़्यादा स्टेबलाइजिंग ग्रुप प्रेजेंट होंगे उतना स्टेबलाइजेशन ज़्यादा होगा, और जितना स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उतना उसका बेसिक नेचर क्या होगा, हायर होगा। तो यहाँ पे मैंने N लगा दिया, HP लगा दिया, तो ये ऐसा ऑर्डर होगा। तो ये ऑर्डर था स्टेबलाइजेशन का, और ये ऑर्डर है उनके बेसिक स्ट्रेंथ का। सबसे बेसिक कौन होगा, टर्शरी, उससे कम बेसिक होगा सेकेंडरी, उससे कम बेसिक होगा प्राइमरी, और सबसे कम बेसिसिटी किसकी होगी, यहाँ पे अमोनिया की होगी। अगर इन चारों को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं तो पहला हो गया इन्फ्लुएंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट। सेकंड हमें देखना है इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेशन बाय वाटर, मतलब पानी ऐड करने के बाद। इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेशन बाय वाटर ऑन स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। तो यहाँ पे मैंने सारे कॉन्जुगेट एसिड क्या किए, ड्रॉ किए, जैसे पहले किए थे वैसे ही। ये अमोनिया का है, ये प्राइमरी का, ये सेकेंडरी का, ये टर्शरी का क्या है, कॉन्जुगेट एसिड है। तो एलिफेटिक अमाइन के लिए और अमोनिया के लिए तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे ही इसमें हम पानी डालेंगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, तो पानी डालने के बाद क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वाटर के साथ। तो ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। यहाँ पे आर के साथ हो सकता है क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नहीं हो सकता। यहाँ पे जितने भी एच होंगे उनके साथ क्या होगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, वाटर का हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। तो देखो यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम है, समझ लो अच्छे से। या आपके पास अगर टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक भी ओपन कर सकते हो, उसमें सेम डायग्राम दिए हुए हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन, ये H2O मोलिक्यूल है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे 2 R ग्रुप है, दोनों भी नहीं कर सकते, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे सिर्फ एक ही करेगा, ये 3 क्या है इसके पास, R ग्रुप है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकते। तो अभी इस पे सुनो क्या होगा। द सॉल्वेशन ऑफ वाटर स्टेबलाइज द कॉन्जुगेट एसिड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी क्या करता है, जैसे सॉल्वेशन मतलब थोड़ा सा पानी ऐड करोगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी क्या करेगा, यहाँ पे स्टेबलाइजेशन शुरू कर देगा, किसका, इस प्लस आयन का। तो यहाँ पे कितने ग्रुप उसे स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, 4 ग्रुप। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसको स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, 3। यहाँ पे 2 और यहाँ पे
1। ओके, तो देखो अभी यहाँ पे क्या होगा। द सॉल्वेशन ऑफ वाटर स्टेबिलाइज कॉन्जुगेट एसिड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड एंड नाइट्रोजन बॉन्ड। तो ये देखो, ये नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। तो ये क्या हो रहा है, अमोनिया से लेकर अगर हम इस तरफ जाएंगे तो 4 से लेकर 1 तक क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। तो क्या होगा, अमोनिया इज़ द बेस्ट स्टेबिलाइज बाय सॉल्वेशन। तो सॉल्वेशन से सबसे ज़्यादा स्टेबिलाइज होगा ये, उसके बाद होगा सेकंड वाला, उसके बाद होगा दिस वन। मतलब ये सबसे लेस स्टेबल होगा वाटर में। क्यों? क्योंकि ये एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड क्या कर सकता है, फॉर्म कर सकता है। ये हम पानी में बात कर रहे हैं वाटर ऐड करने के बाद। जो हमने पहली बात की थी वो वाटर ऐड नहीं किया था वहाँ पे, तो वहाँ पे उल्टा सीक्वेंस था, यहाँ पे उसके एग्जैक्टली अपोजिट सीक्वेंस है। तो यहाँ पे इसके पास 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रहे हैं, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबिलाइज करेंगे प्लस आई को। इसके पास 3 है, तो जो प्लस आई को नहीं, सॉरी प्लस को, इसके पास 3 है तो ये पॉजिटिव चार्ज को 3 मिलके स्टेबिलाइज करेंगे, यहाँ पे 2 मिलके स्टेबिलाइज करेंगे, यहाँ पे 1 स्टेबिलाइज करेगा। तो जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो अभी हमने दोनों भी देख लिया, वहाँ पे भी देख लिया, और यहाँ पे दोनों का सीक्वेंस एग्जैक्टली क्या था, अपोजिट था। अभी हम दोनों को कंबाइन करते, मतलब जो इन्फ्लुएंस था प्लस आई इफेक्ट का और इन्फ्लुएंस से वाटर एडिशन का, मतलब सॉल्वेशन का, दोनों को एक साथ करते हैं और फिर देखते हैं कि इन चारों की स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसे होगा। तो देखो अभी क्या किया है हमने, यहाँ पे दोनों को एक साथ देख रहे हैं, सॉल्वेशन एंड प्लस आई इफेक्ट। तो हमने जब देखा कि प्लस आई इफेक्ट की वजह से इसके पास एक भी ग्रुप नहीं है, इसके पास 1 आ रहे, इसके पास 2 आ रहे, इसके पास 3 आ रहे, तो प्लस आई के हिसाब से ऐसे इंक्रीज़ हो रही थी स्टेबिलिटी। और सॉल्वेशन के हिसाब से ये 4 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, ये 3, ये 2, ये 1, इसलिए इंक्रीज ऑर्डर ऐसा था। ओके, तो चलो अभी देखते हैं। द कंबाइंड इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ प्लस आई एंड सॉल्वेशन ऑन द स्टेबिलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड्स ऑफ एलिफेटिक अमाइन इज डिसाइड टू ऑब्जर्व बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द KBA वैल्यू। तो KBA वैल्यू इसकी क्या होगी, देखी जाएगी और वही डिसाइड करेगी कि इनमें से कौन क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। दिस 2 इन्फ्लुएंस फैक्टर ऑपरेट इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये दोनों इन्फ्लुएंस फैक्टर एग्जैक्टली अपोजिट है, एक इस डायरेक्शन में, दूसरा इस डायरेक्शन में। द नेट रिजल्ट ऑफ दिस इज मूव फ्रॉम द NH3 टू RNH2 टू R2NH। The basic strength increase due to better stabilization of corresponding conjugate acid। तो यहाँ पे क्या होगा, ये रिजल्ट क्या होगा, जो नेट रिजल्ट होगा वो क्या होगा, ये जो स्ट्रेंथ है मूव होंगी कहाँ से, NH3 से, यहाँ पे NH4 है लेकिन एक्चुअल क्या है NH3 का कॉन्जुगेट बेस है ये। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, इंक्रीज होगी, और यहाँ से यहाँ पे क्या होगी, ये डिक्रीज होगी। आ रहा है समझ में? तो ये ऐसे होगा। बट टर्शरी अमाइन इज वीक बेस। तो टर्शरी अमाइन क्या है, वीक बेस है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी अमाइन। सो स्टेबिलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड और टर्शरी अमाइन बाय सॉल्वेशन इज़ वेरी पुअर। तो सॉल्वेशन की वजह से वो क्या हो गया, वेरी पुअर हो गया। तो इसीलिए हमने जो कॉमन ऑर्डर देखी थी वो कॉमन ऑर्डर क्या थी बेसिक स्ट्रेंथ की, इससे ज़्यादा ये बेसिक होगा, इससे ज़्यादा ये बेसिक होगा, और इससे ज़्यादा क्या होगा, ये बेसिक होगा। तो ऐसी ऑर्डर थी। ओके, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आता है, गिव रीज़न PKB वैल्यू ऑफ डाई इथिल अमाइन इज लेस दैन इथिल अमाइन। तो उसे देख लेते, ये समझ में आया होगा अभी। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव रीज़न PKB वैल्यू ऑफ डाई इथिल अमाइन। ये डाई इथिल अमाइन है, डाई इथिल है, तो यहाँ पे C2H5 चाहिए, मैंने मिथिल कर दिया। ओके, तो ये जो डाई मिथिल अमाइन है उसकी जो है PKE वैल्यू किससे कम है, यहाँ पे इथिल अमाइन से। तो ये बन गया सेकेंडरी, ये बन गया प्राइमरी। तो किसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू कम है, ऐसा पूछा गया है। ऐसा क्यों है, तो सुनो। स्मॉलर द वैल्यू ऑफ PKB मोर द बेसिक नेचर ऑफ अमाइन। ये तो हमें पता है, जिसकी वैल्यू कम होगी उसका बेसिक नेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है। इन केस ऑफ अमाइंस बेसिक नेचर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप। तो इसके पास 2 अल्किल ग्रुप है, इसके पास 1 है, तो इसकी बेसिक वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे इंक्रीज होगी। इन द डाइमिथिल अमाइन देर आर 2 इथिल ग्रुप। देखो 2 इथिल ग्रुप दिख रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो इथिल अमाइन है यहाँ पे कितने इथिल ग्रुप है, एक ही इथिल ग्रुप है। हेंस डाई इथिल अमाइन इज मोर बेसिक एंड दस हैज़ द PKB वैल्यू
इज़ लो, तो इसकी पीकेबी वैल्यू क्या होगी, इससे क्या है, लेस है, इसकी ज़्यादा है। तो इसकी लेस क्यों है, क्योंकि इसके पास 2 ग्रुप है और इसके पास 1 ग्रुप है। जितने ज़्यादा ग्रुप होंगे उतना बेसिक नेचर ज़्यादा होता है, और जितना बेसिक नेचर ज़्यादा होगा उतनी पीकेबी वैल्यू क्या होती है, लोअर होती है, स्मॉल होती है। इसलिए इसकी पीकेबी वैल्यू क्या है, स्मॉल है, इसकी पीकेबी वैल्यू हायर है। इसका बेसिक नेचर ज़्यादा है, इसका बेसिक नेचर कम है। तो ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, वाई इज़ प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन इज स्ट्रॉन्गर बेस दैन अमोनिया। तो अमोनिया का फॉर्मूला होगा NH3, प्राइमरी जो होगा एलिफेटिक अमाइन उसका फॉर्मूला होगा RNH2। तो ये स्ट्रॉन्गर बेस है, इससे ऐसे पूछा गया है, ऐसा क्यों, आपको आंसर लिखना है। तो क्या आएगा इसका आंसर, तो हमने अभी तक जो डिस्कशन किया उसी में इसका आंसर है। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्किल ग्रुप विच एक्सर्ट द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसके पास जो ये है, ये इसे क्या देगा, प्लस I इफेक्ट देगा जब इसका क्या हुआ, कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म होगा तब। द स्टेबिलाईजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द एटम बॉन्डेड टू इट। तो इस पर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसे प्लस I इफेक्ट से स्टेबिलाइज करेगा, इसे स्टेबिलाइज कोई भी नहीं कर सकता। द कॉन्जुगेट बेस ऑफ अमोनिया, अमोनिया का कॉन्जुगेट बेस होगा यहाँ पे NH4 प्लस, तो यहाँ पे एक भी R ग्रुप नहीं है और इसका होगा RNH3 प्लस। तो इसे ये क्या करेगा, प्लस I इफेक्ट से स्टेबिलाइज करेगा, इसे इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाता है। तो इसके पास एक अल्किल ग्रुप है, तो अल्किल ग्रुप की वजह से उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और स्टेबिलिटी जैसे इंक्रीज होगी उसका बेसिक नेचर भी क्या होगा, इससे ज़्यादा होगा। तो ये आंसर होगा। तो आंसर में क्या लिखोगे, दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्किल ग्रुप which exert electron releasing inductive effect plus I effect. This stabilize the positive charge on atom bonded to it. The conjugate acid of ammonia is NH4 plus and that of primary amine is RNH3 plus. The presence of alkyl group in the result in increase in stability because ये जो alkyl होगा ये क्या करेगा, उसे प्लस I effect प्रोवाइड करेगा। thus primary aliphatic amines are stronger base than the अमोनिया। तो ये अमोनिया से क्या होंगे, स्ट्रॉन्गर बेस होंगे। तो ये आंसर, ऐसे रीजन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इन द एलिफैटिक अल्किल अमाइन इन द गैसियस फेज। तो गैसियस फेज में अगर क्या करना है, अभी हमने देखा कि वाटर फेज में क्या होगा या फिर कॉन्जुगेट एसिड होंगे तब क्या होगा। तो अभी गैसियस फेज में आपको क्या करना है, ऑर्डर लिखनी है बेसिसिटी की, किसके लिए, जो भी एलिफैटिक अल्किल अमाइंस होंगे उनके लिए। तो ये ऑर्डर क्या होगी, जो टर्शरी अमाइंस होंगे, गैसेस फेज की बात कर रहे हैं, वो क्या होंगे, उसके बाद होंगे सेकेंडरी अमाइंस की बेसिसिटी, और उसके बाद होगा प्राइमरी अमाइन इन द गैसियस फेज। मतलब अगर इनको हम गैस फेज में कन्वर्ट करते हैं तो टर्शरी अमाइन अच्छा बेस होगा, उससे थोड़ा लेस बेस कौन होगा, सेकेंडरी, और सबसे वीक बेस कौन होगा यहाँ पे, प्राइमरी, इन गैसेस फेज ओनली। अभी हमें देखना है बेसिसिटी ऑफ अरिल अमाइन, मतलब जो भी एरोमेटिक अमाइन होंगे उनकी बेसिसिटी पे बात करेंगे। पहला एक स्टेटमेंट अच्छे से जान लो, एनिलीन इज वीकर बेस दैन द एलिफैटिक अमाइन एंड अमोनिया। जो एलिफैटिक अमोनिया है, अमाइन से सॉरी, और जो अमोनिया है उससे वीक बेस कौन होगा, एनिलीन होगा। एनिलीन ये स्ट्रक्चर होता है, जब बेंजीन रिंग से NH2 अटैच होता है उससे एनिलीन कहते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जो अरिल अमाइंस होंगे आर जनरली वीकर बेस दैन अमोनिया एंड द एलिफैटिक अमाइन। तो पहले स्टेट में ही पता चल गया कि ये वीक बेस होंगे एलिफैटिक अमाइन से और अमोनिया से। Strength of aryl amine is explained according to the Loris-Bronsted theory is written in equilibrium with here, here। तो क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से उसका जो कॉन्जुगेट बेस फॉर्म होता है, वो कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा उतना क्या होगा, बेसिक नेचर क्या होगा, हाइयर होगा। तो यहाँ पे एनिलीन में जब वाटर ऐड करते हैं तो यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम फॉर्म होता है, और इस इक्विलिब्रियम के यहाँ पे जो होगा NH3 प्लस आयन यहाँ पे फॉर्म होता है OH माइनस, इसे क्या कहा जाएगा, कॉन्जुगेट बेस ऑफ एनिलीन अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड theory। Okay, here both the species base and conjugate acid are resonance stabilized, but
टू डिफरेंट एक्सटेंट, दोनों को भी क्या कर सकता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज कर सकता है, लेकिन डिफरेंट एक्सटेंट पे। तो दोनों का मैं आप लोगों को यहीं पे दिखाती हूँ। तो चलो हम देखते हैं कि रेजोनेंस स्टेबलाइज कैसे होगा। तो पहले मैं अमोनिया का इसका आप लोगों को दिखाती हूँ। इसके लिए मैं इतनी जगह यूज़ करूँगी, इसके लिए ज़्यादा जगह यूज़ होगी। तो यहाँ पे देखो NH2 था, थोड़ी देर के लिए मैं नाम हटा रही हूँ, एनिलीन याद रखो। इसके पास लोन पेयर थी, ओके। अभी क्या करेगा ये, अपने लोन पेयर को क्या कर रहा है, ये यूज़ कर रहा है फॉर द रेजोनेंस। तो यहाँ पे देखो रेजोनेंस स्टार्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ आएगा। तो पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा, NH2 यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, और ये जो था आप लोगों का जो यहाँ पे निगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज, लोन पेयर का मीनिंग भी निगेटिव चार्ज ही होता है, ओके। बाद में क्या होगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। रेजोनेंस 11th में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, और अभी भी मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ 11th के लिए, तब भी आप लोग देख सकते हो, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी लिंक, ओके। तो देखो यहाँ पे ये यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ और यहाँ का बॉन्ड ब्रेक हुआ, वापस क्या होगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं यहीं पे ड्रॉ कर रही हूँ, जगह समझ लो थोड़ी सी कम है, पर स्ट्रक्चर बहुत बड़े बड़े होते हैं। यहाँ पे और यहाँ पे आएगा माइनस है, माइनस है। अभी ये माइनस साइन यहाँ पे चला जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन इसे लौटा देगा। तो यहाँ पे वापस ही NH2 और यहाँ पे ये इन सब एक में दूसरे के क्या होते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डबल एरो से दिखाते। और इसका जो लोन पेयर था, वो लोन पेयर वापस इसके ऊपर चला गया। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने एनिलीन के लिए, 1 2 3 4 5, कितने, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। इसके लिए देखते, यहाँ पे देखो ये था NH3 प्लस, क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ एक ही चांस है, ये यहाँ पे चला जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा, बाहर से दिखाओ क्या, ये बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ पे एक यही चांस है रेजोनेंस बनने का। तो क्या होगा, ये बॉन्ड जैसे थे उल्टे हो जाएंगे सिर्फ। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, 2, ओके। अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो समझ में आए। तो देखो अभी क्या होगा, एनिलीन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज बाय द फॉलोइंग 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो एनिलीन को स्टेबलाइज करने के लिए कितने स्ट्रक्चर है, ये एनिलीन था, थोड़ी देर पहले इसका नाम हटाया था हमने। इसे स्टेबलाइज करने के लिए कितने स्ट्रक्चर बनते हैं, इसके 5। आप लोगों को मैं एक और चीज़ बता दूं, जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं उतनी स्टेबिलिटी क्या होती है, हाइयर होती है, ये आप लोग याद रखो। तो यहाँ पे 5 बने। ऑन अदर हैंड जो एनिलियम आयन था, ये एनिलियम आयन कहेंगे इसे, इसके पास कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे, इसके पास लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर इसने क्या कर दी, हाइड्रोजन को दे दी, तो इस पर प्लस साइन आ गया, तो इसके पास लोन पेयर नहीं है। तो ये क्या कर सकता है, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता है, ओनली 2। तो एनिलीन ज़्यादा स्टेबल होगा या इसका कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा, ऑफ कोर्स एनिलीन क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। एज रिजल्ट इक्विलिब्रियम एनिलीन एंड एनिलियम आयन ये कौन से साइड में शिफ्ट होगा, स्टेबिलिटी के साइड में शिफ्ट होता है। जहाँ पे स्टेबिलिटी मिलती है वहाँ पे क्या है, हर चीज़ की यही पिक ये होती है कि टेंडेंसी होती है कि जहाँ पे स्टेबिलिटी दिखे वहाँ पे वो क्या होते हैं, पहुँच जाते। अगर एनिलीन ज़्यादा स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है तो ये इक्विलिब्रियम कहाँ पे शिफ्ट होगा, इस साइड में शिफ्ट होगा। क्यों, क्योंकि ये जगह ज़्यादा स्टेबिलाइज है, ऐसे पोजीशन में रहना उसके लिए ज़्यादा स्टेबिलाइज है। तो ये जहाँ पे पास क्या बना रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये ज़्यादा स्टेबल है, तो ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम इस साइड में क्या होगा, शिफ्ट होगा। और इसके वजह से क्या होगा, एलिफैटिक अमाइंस एंड इट इज़ एनिलीन इज़ द लेस क्या होगा, बेसिक होगा एज कम्पेयर टू एलिफैटिक अमाइन एंड अमोनिया, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट बेस क्या है, अनस्टेबल है एज कम्पेयर टू एलिफैटिक अमाइन एंड अमोनिया, क्योंकि इसका इक्विलिब्रियम यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है एनिलीन की तरफ। ऐसे कंडीशन में रहना नहीं चाहता वो ज़्यादा टाइम तक, क्योंकि ऐसी कंडीशन क्या है उसकी, स्टेबल है।
तो जिस कंडीशन में स्टेबल, अगर मैं आप लोगों को 2 घंटा खड़ा कर दूँ और 5 मिनट के लिए बैठने दूँ तो कौन सी कंडीशन आपको स्टेबल लगेगी, रिलैक्स लगेगी? ऑफकोर्स बैठने वाली। तो आप क्या चाहोगे, बैठना चाहोगे या खड़ा रहना चाहोगे? ऑफकोर्स बैठना चाहोगे। तो यहाँ पे भी इसके वो 2 कंडीशन है, ये उसका बैठा हुआ पोजीशन है, उसका खड़ा हुआ पोजीशन है। ऐसे पोजीशन में ज़्यादा देर नहीं रह सकता, तो वो क्या करेगा, अपने आप को शिफ्ट करेगा इस तरफ कि बैठे रहो तो स्टेबल रहोगे। तो ये उसकी वो कंडीशन है। तो इस कंडीशन में वो स्टेबल रहता है। तो ये कॉन्जुगेट बेस जो होगा एनिलीन का, वो क्या है, अनस्टेबल है एज कम्पेयर टू इट्स सेल्फ। तो क्या होगा, ये वीक बेस होगा एज कम्पेयर टू एलिफेटिक अमाइन एंड द अमोनिया। चलो अभी कुछ क्वेश्चन करते। ये आपके एक्सरसाइज का, सॉरी एक्सरसाइज का नहीं, यूज़ योर ब्रेन पावर करके क्वेश्चन है, पेज नंबर 290 टेक्स्ट बुक के। अरेंज फॉलोइंग अमाइंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिसिटी। तो देखो क्या है, पहला दिया है उन्होंने अमोनिया NH3, उसके बाद दिया है CH3NH2 प्राइमरी अमाइन, उसके बाद दिया है CH2 ट्वाइस NH सेकेंडरी अमाइन, उसके बाद दिया है C6H5NH2 एनिलीन। थोड़ा सा स्ट्रक्चर को रीराइट करती हूँ मैं, NH3 को वैसे रहने देती हूँ, यहाँ पे CH3NH2 को भी वैसे रहने देते, यहाँ पे 2 ग्रुप है NH के साथ, और यहाँ पे ये ऐसा स्ट्रक्चर है। तो चलो बताओ पहले पोजीशन पे कौन आएगा, सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा इनमें? दिस वन, 2 अल्किल ग्रुप है। तो पहले पोजीशन पे आया CH3, चाहिए था यहाँ पे CH3 ट्वाइस NH, 2 अल्किल ग्रुप पे 2 प्लस आई इफेक्ट मिलेंगे। सेकंड पोजीशन पे कौन आएगा, ये क्यों, 1 अल्किल ग्रुप है, वो भी इसे प्लस आई इफेक्ट देगा। थर्ड पोजीशन पे कौन आएगा, अमोनिया। लास्ट पोजीशन पे कौन आएगा, C6H5NH2। अभी हमने एक स्टेटमेंट लिखा था, आप लोग भूल गए होंगे शायद, एनिलीन इज़ द वीकर बेस दैन एलिफेटिक अमाइंस एंड अमोनिया। तो ये एनिलीन है, अमोनिया से और एलिफेटिक अमाइंस से क्या होगा, ये वीक बेस होगा। तो ये हो गई उनकी डिक्रीजिंग ऑर्डर। सेम क्वेश्चन है, इन तीनों को हमें अरेंज करना है। चलो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। मैं स्ट्रक्चर आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पे देखो एनिलीन NH2, प्रोपेन 1 अमाइन CH3 CH2 CH2 NH2, प्रोपेन 1 अमाइन। N मिथिल मतलब एक साइड से CH3 ग्रुप होगा, यहाँ पे NH होगा, और एक साइड से क्या होगा, C2H5 ग्रुप होगा। चलो इन तीनों को अरेंज करना है। तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे ज़्यादा बेसिक होगा ये, क्योंकि इसके पास कितने इंडक्टिव इफेक्ट देने वाले ग्रुप है, 2। इसके पास ये एक ही ग्रुप है इंडक्टिव इफेक्ट, एक ही साइड से, तो सेकंड नंबर पे ये आएगा। और एनिलीन क्या होगा, सबसे लोअर पोजीशन पे आएगा। तो ये होगा, ऐसा सीक्वेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। अरेंज फॉलोइंग अमाइंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ का है या बेसिसिटी, दोनों सेम है। तो चलो सबसे लोअर किसकी होगी, एनिलीन। कहीं पे दिख रहा है एनिलीन, यस, C6H5NH2 एनिलीन। अभी मैं स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करूँगी। उससे थोड़ी ज़्यादा बेसिसिटी किसकी होगी, अमोनिया की। उससे थोड़ी ज़्यादा बेसिसिटी किसकी होगी, देखो प्राइमरी की होती है। यहाँ पे प्राइमरी है कहीं पे, तो यहाँ पे ये भी हट गया, ये भी हट चुका है प्राइमरी, ये C2H5NH2। इसके प्लस एक ही ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट देगा। और सबसे ज़्यादा क्या होगा, C2H5 ट्वाइस, क्योंकि इसके ये सेकेंडरी, इसके पास 2 ग्रुप है इंडक्टिव इफेक्ट देने वाले, तो सबसे ज़्यादा बेसिक ये होगा। ओके, सेकंड एग्जांपल देखो, CH3NH2। यहाँ पे मैंने इसका स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ किया। तो सबसे पहले आएगा यहाँ पे एनिलीन। ये भी यहाँ पे क्या है, एरोमेटिक ही है। तो क्या होता है यहाँ पे, ऑर्डर कैसे होता है, देखो ऑर्डर में यहाँ पे लिख रही हूँ। एनिलीन अगर होगा तो एनिलीन क्या होगा, सबसे वीक होगा। उसके बाद आएगा एनिलीन के साथ अगर कोई ज्वाइन होगा तो वो, उसके बाद आएगा अमोनिया, उसके बाद आएगा प्राइमरी, उसके बाद आएगा टर्शरी, उसके बाद आएगा सेकेंडरी। तो ये ऑर्डर आप कहीं तो भी लिख लो। ओके, तो ऐसे ऑर्डर में होगा। तो यहाँ पे मैंने एनिलीन ले लिया पहले, सबसे क्या होगा ये
लेस बेसिक होगा। उसके साथ मैंने सेकंड लिखा, उसके साथ जो सब्स्टिट्यूएंट है ये वाला, अभी मैं इसे मिटा देती हूँ। उसके बाद कौन आएगा देखो, प्राइमरी। कहाँ कहीं पे प्राइमरी दिख रहा है मुझे यहाँ पे CH3NH2। ओके, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद आएगा टर्शरी। टर्शरी कहाँ चला गया, ये CH3 थ्राइस नाइट्रोजन। और सबसे ज़्यादा क्या होता है, सेकेंडरी होता है NH। तो ये हो गया इसका ऑर्डर। ओके, थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलो थर्ड एग्जाम्पल में देखते हैं। तो सबसे लो किसका आएगा, यहाँ पे C6H5NH2 अमोनिया, सॉरी एनिलीन। उससे थोड़ा ज़्यादा किसका होगा, C2H5NH2 इसका। उसके बाद कौन आएगा, टर्शरी, C2H5 ट्वाइस N। और सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, C2H5 सेकंड NH। सेकेंडरी क्या होगा, सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। अभी मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क देने वाली हूँ, आप लोगों को करोगे और मुझे कमेंट करोगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन के आंसर मैं ही सॉल्व करके देती हूँ, आप लोग कुछ भी कर नहीं करते। तो चलो आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। नीचे कुछ अमाइंस है, उनको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। तो क्या होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले का देखो कैसे आ सकता है, सोचो थोड़ा सा। तो पहले पोजीशन पे सबसे लोअर क्या होगा, सारे क्या है देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर कहा है ना, तो C6H5NH2 ये पहली पोजीशन पे आएगा। सेकंड पोजीशन पे होगा C6H5, ये सेकंड पोजीशन पे आएगा। थर्ड पोजीशन पे कौन आएगा, ये आएगा, और ये जाएगा फोर्थ पोजीशन पे। सॉरी दूसरे एग्जाम्पल का है वो। यहाँ पे देखो C6H5NH2 ये पहले पोजीशन पे होगा, ये सेकंड पोजीशन पे होगा। थर्ड पोजीशन पे कौन होगा, यहाँ पे ये होगा, बराबर लिखा था शायद मैंने, और ये फोर्थ पोजीशन पे। वो कैसे, अभी आप लोग देखो यहाँ पे होगा, ये फर्स्ट पोजीशन पे होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये सेकंड पोजीशन पे CHNH2 ये सेकंड पोजीशन पे, और ये थर्ड पोजीशन पे। एज इट इज़ रहेगा सीक्वेंस। यहाँ पे देखो ये फर्स्ट पोजीशन पे होगा, उसके बाद आएगा ये होगा, और बाद में थर्ड पोजीशन पे। मतलब ये कैसे होगा, ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, इसे यहाँ पे डाल दो और इसे यहाँ पे डाल दो। ओके, होमवर्क के लिए करना है ये भी आप लोग के लिए होमवर्क है, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये 4 दिए, अभी इसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगी, आप लोग खुद से करोगे। आपके एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, उसे देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग अमाइंस इन द ऑर्डर ऑफ देयर PKB वैल्यू। तो PKB वैल्यू के हिसाब से आपको क्या करना है, एनिलीन को साइक्लोहेक्सिल अमाइन को, ऊपर का मैं मिटा देती हूँ, और तीसरा है यहाँ पे 4 नाइट्रो एनिलीन को अरेंज करना है आपको। मैं आप लोगों को सबके स्ट्रक्चर भी दे देती हूँ। एनिलीन होगा NH2, साइक्लोहेक्सिल अमाइन होगा NH2, और ये होगा NH2 1 2 3 4 पोजीशन पे क्या है, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा। तो आपको बता दूँ इसके पास कोई भी रेजोनेंस नहीं है, तो ये फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। इसका PK वैल्यू क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, सॉरी सबसे कम होगा, इसका सबसे कम इसका होगा। उसके बाद किसका होगा, एनिलीन का होगा, और 4 नाइट्रो का सबसे ज़्यादा। इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, इसके 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, इसका एक भी नहीं बनेगा। तो PK वैल्यू सबसे लोअर इसका होगा, सेकंड हाईएस्ट इसका होगा, और उससे हाईएस्ट इसका होगा। ओके, और एक क्वेश्चन है, PKB ऑफ एनिलीन इज़ मोर देन दैट ऑफ मिथिल अमाइन। तो मिथिल अमाइन से एनिलीन का जो PKB वैल्यू है
वो ज़्यादा क्यों है, किससे? एनिलीन का जो है पीकेबी वैल्यू किससे ज़्यादा है? मिथिल अमाइन से ज़्यादा है। मतलब इसका ये जो स्ट्रक्चर है NH2 इससे ज़्यादा है उसका पीके। तो ज़्यादा वैल्यू कब होती है? जब बेसिसिटी कम होती है। तो इसकी बेसिसिटी कम है इसलिए इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी बेसिसिटी ज़्यादा है इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो कैसे लिखोगे? स्मॉलर द वैल्यू ऑफ पीकेबी स्ट्रॉन्गर इज़ द बेस। जिसकी पीकेबी वैल्यू क्या होती है? स्मॉल होती है वो स्ट्रॉन्गर बेस होता है। तो ये स्ट्रॉन्गर बेस है इसलिए पीकेबी वैल्यू क्या है? कम है। एनिलीन में क्या होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन कॉन्जुगेट वो क्या करता है? उसके पास अवेलेबल होता है। जब भी उसका प्रोटोनेशन मतलब यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा तो क्या हो जाएगा? उस जो आयन में कन्वर्ट होता है वो आयन क्या है? अनस्टेबल है। और इसके पास क्या है? प्लस आई इफेक्ट है। तो ये प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है? ये ज़्यादा स्टेबल है और इसका जो होगा कॉन्जुगेट बेस एसिड वो ज़्यादा स्टेबल होगा इसका। और इसके वजह से क्या होगा? ये क्या होगा? इसकी पीकेबी वैल्यू क्या होगी? लोअर होगी, ताकि इसकी एसिडिटी हाइयर है, सॉरी बेसिसिटी हाइयर है। तो इसकी बेसिक नेचर हाइयर है, इसका बेसिक नेचर कम है, इसलिए इसकी पीकेबी वैल्यू हाइयर है, इसकी पीकेबी वैल्यू क्या होती है? लो। तो जो बेसिक नेचर होता है, बेसिक नेचर और बेसिसिटी, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी। ये आपको क्या करना है? याद रखना है। तो यही आंसर होगा इसका। तो आज के लिए इतना ही था। केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जितने भी मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिए एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।